तो दोस्तों, दृष्टिकोण के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी के लिए आपके साथ मैं हूं राजेश त्यागी। ये हमारा विशेषांक है दृष्टिकोण का, जिसके अंदर हम चर्चा कर रहे हैं ईएसआई किस तरह से जो कर्मचारी राज्य बीमा योजना है वो किस तरह से एक भ्रष्टाचार और लूट का दुर्ग बनकर रह गई है, और किस तरह से मज़दूरों के कंट्रीब्यूशन से मज़दूरों के की जो वेजेस हैं, उनकी जो आय है, उसका एक हिस्सा भी इसके अंदर जाता है, एक हिस्सा एम्प्लॉयज़ की तरफ से जाता है। और उस सारे फंड का जो इस समय हज़ारों करोड़ रुपए के अंदर है, उसका किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है। तो 1948 में भारत सरकार जो है ये एक एक्ट लाई थी, एक अधिनियम लाई थी, जिसके अंदर मज़दूरों के लिए इंश्योरेंस का प्रोविज़न किया गया था। उनकी हेल्थ को इंश्योर किया गया था, उनके लिए लाइफ को इंश्योर किया गया था। और इस ईएसआई एक्ट के तहत एक कंट्रीब्यूशन मज़दूरों का रहा करता था और एक कंट्रीब्यूशन जो है वो मालिकों का होता था। तो पहले जो है ये कंट्रीब्यूशन जो है मालिकों की तरफ से 4.75% होता था, और जो एम्प्लॉय है उसकी तरफ से ये जो है 1.75% होता था। और कुल मिला के कुल उसकी आय का, कुल वेजेस का 6.5% जो है ये ईएसआई को कंट्रीब्यूशन जाता था। फिर इसको बदल दिया गया 1 जुलाई 2019 को, इसमें फेरबदल कर दिया गया, ये कंट्रीब्यूशन कम कर दिया गया, जिसका पूरा नुकसान मज़दूरों को, कर्मचारियों को हुआ और मालिकों को इसका फ़ायदा हुआ। और मालिकों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो है ये बदलाव इसके अंदर किया गया। तो मालिकों को इसका फ़ायदा हुआ है। ये जो नया सिस्टम ये लेकर के आए, इसके अंदर एम्प्लॉयर्स की तरफ से, मालिकों की तरफ से, जो नियोजक हैं उनकी तरफ से 3.25% का जो कंट्रीब्यूशन है वो जाता है, और एम्प्लॉय की तरफ से 0.75% का, 1% से कम का जो कंट्रीब्यूशन है वो जाता है। तो एम्प्लॉयज़ को ये कह कर के बहलाया गया कि भाई पहले तुम्हें 1.75% देना पड़ता था अपनी आय का, अपनी सैलरी का, और अब सिर्फ 0.75% देना पड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत बड़े जो इसमें फ़ायदा है, बहुत बड़ा फ़ायदा इसमें एम्प्लॉयज़ का हुआ, जिनको 4.75 की जगह अब कुल 3.25% ही देना पड़ा। तो ये कानून जो है ये इसलिए लाया गया था जिससे मज़दूरों के लिए उनकी हेल्थ का, उनके जीवन का बंदोबस्त किया जा सके, स्वास्थ्य की देखरेख की जा सके। इसके तहत हॉस्पिटल्स जो हैं वो बनाए गए थे, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हॉस्पिटल का, स्वास्थ्य का, ये बढ़ता जाना था, बड़े पैमाने पर ये होना था। अब हम देखते हैं किस तरह से ये पूरी योजना, ये पूरा पूरा जो तामझाम है ईएसआई का, ये किस तरह से भ्रष्टाचार के अंदर डूबता चला गया, और जो मज़दूरों के लिए होना था उससे मंत्रियों और अफसरों की अय्याशी के बंदोबस्त होने लगे। तो मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं साथी सतीश कुमार जी हैं, जो मज़दूर मोर्चा के संपादक हैं। उनका ये साप्ताहिक अखबार निकलता है मज़दूर मोर्चा, उसके वे संपादक हैं, और बड़े निर्भीक पत्रकारों में से एक हैं। आप सभी उनसे परिचित हैं, और जर्नलिज्म के क्षेत्र में, मिलिटेंट जर्नलिज्म के क्षेत्र में, जुझारू पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले जो साथी हैं वो सभी उनको अच्छी तरह से जानते हैं। तो उन्होंने बड़ा संघर्ष किया, और ईएसआई पर विशेष रूप से उन्होंने काम किया है, काफ़ी काम किया है। उन्होंने बहुत डाटा इकट्ठा किया हरियाणा के अंदर, उसके ऊपर एक पूरा एक मुहिम चलाई, संघर्ष किया। तो वो हमारे साथ हैं। साथी सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो के अंदर। और हमारे साथ हैं साथी बलबीर सैनी जी। बलबीर सैनी जी से भी आप सब लोग परिचित हैं। बड़े जुझारू मज़दूर नेता हैं, और अपना पूरा जीवन जो है उन्होंने मज़दूरों, मेहनत कशों के लिए संघर्षों को समर्पित किया है। और हम सब जो हैं उनके जीवन से, उनके कामों से जो है हम प्रेरणा लेते हैं। तो साथी बलबीर जी जो हैं वो अधिवक्ता भी हैं, एडवोकेट हैं, वकील हैं। तो इसके जो लीगल पहलू हैं, कानूनी पहलू हैं मामले के, उसके ऊपर वो जो है रोशनी डालेंगे, उनसे बातचीत करेंगे।
तो आइए सबसे पहले साथी सतीश जी से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो मज़दूरों का जो पैसा इसके अंदर ये सारा इकट्ठा हो रहा है, इस मज़दूरों के पैसे को लेकर ये कोष बनाया गया, ये एक निधि बनाई गई है। तो इस निधि के क्या क्या उद्देश्य थे, किस किस उद्देश्य के लिए ये निधि जो है इस्तेमाल होनी थी, और किस तरह से वो इस्तेमाल जो है इसका किस हद तक हुआ है और किस हद तक नहीं हुआ है, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सतीश जी जरा बताइए हमें। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा। ईएसआई कॉरपोरेशन एक्ट बाकायदा बनाया गया, संसद से पास किया गया, 1952 में लागू किया गया इसको, और ये ब्रिटिश हेल्थ सर्विस के डिज़ाइन पे इसको तैयार किया गया था। उद्देश्य ये रखा गया था कि भाई आम आदमी को भी हेल्थ सर्विसेज देना स्टेट का दायित्व है, लेकिन इंडस्ट्रियल लेबर को एक विशेष संरक्षण देने के लिए, उसको विशेष चिकित्सा सहायता देने के लिए ये विशेष तौर पे रखा गया था। और इसके लिए बाकी जनता से तो टैक्स लेते ही हैं हर काम के लिए, सारा कॉमन टैक्स है होते, लेकिन मजदूरों से विशेष टैक्स लिया गया है, ये मैं इसको टैक्स ही कहूँगा। और उसके कुल वेतन का 6.5% कॉरपोरेशन लेता था, जो अब घटा के 1% मालिकों का घट गया, 1% मजदूर का घट गया। थोड़ा सा आपने जो कहा था उसमें थोड़ा सा फर्क है, आज पहले 6.5 जाता था, अब 4.5 जा रहा है, एग्जैक्ट ये फिगर है। और आज के दिन ये पिछले जो 31 मार्च की जो एनुअल रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 1,10,000 करोड़ से अधिक का जमा रिजर्व फंड पड़ा हुआ है ईएसआई कॉरपोरेशन के अंदर। और उसके बदले में जो सेवाएं मिल रही हैं उसका तो बहुत लंबा चौड़ा विस्तार से मैं उसमें जाना नहीं चाहूँगा। फिलहाल जो मैं कहना चाह रहा हूँ, बड़े संघर्ष के बाद, काफ़ी जद्दोजहद के बाद फरीदाबाद में एक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बनाया गया, करीब 700 बेडेड हॉस्पिटल है, और ये करीब इसका 2 बैच निकल चुके हैं इसके एमबीबीएस के होके, और इससे काफ़ी सुविधाएं मजदूरों को मिली हैं। अब सबसे बड़ा जुल्म जो हुआ है जिस पे मैं विशेष ध्यान देना चाहूँगा, जिसके लिए हम नए संघर्ष की कोशिश कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कि कोविड-19 आया और डेडिकेटेड सर्विस में इसको लगा दिया, हमारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को पिछले साल लगा दिया। अचानक जी बीमारी आ गई, क्या करें, कोई नहीं, इमरजेंसी में सरकार को पावर है, एपिडेमिक एक्ट के अंदर उसको आपने कर लिया काबू, अपहरण कर लिया हमारे हॉस्पिटल का। हम चुप रह गए, कोई बात नहीं, शोर शर मचाया। इस बार फिर उठा के रख लिया उसको। 4000 पेशेंट्स की ओपीडी है डेली की, और एक दिन सुबह नोटिस लगा दिया कि ओपीडी बंद हो गई है, आप जाइए घर को अपने। किसी ने क्वैक के पास जाना है, किसी ने कहाँ जाना है, मरना है मरना, जीना जियो, हमारे पास कुछ नहीं है। हाँ, कहने को कह दिया कि एक और सेक्टर 8 में हॉस्पिटल है जिसको है, तो वो भी ईएसआई का, लेकिन उसको हरियाणा स्टेट चलाती है। इसमें थोड़ा समझने की बात है कि ईएसआई कॉरपोरेशन जो हेल्थ सर्विस चलाती है, कुछ तो कॉरपोरेशन खुद रन करती है, लेकिन स्टेट से चलवाती है, क्योंकि हेल्थ सब्जेक्ट जो स्टेट का है, और स्टेट उसमें 8वां हिस्सा कंट्रीब्यूट करती है। यानी अगर 8 रुपए का बजट बनता है तो 1 रुपया स्टेट का होता है, 7 रुपया कॉरपोरेशन देता है। यानी अगर 800 करोड़ का बजट है तो 100 करोड़ स्टेट का, 700 करोड़ सेंटर का। इसके बावजूद हरियाणा सरकार ने कभी भी 150 करोड़ से ऊपर का बजट नहीं बनाया। इस बार भी रोते पीटते 239 करोड़ का बजट बनाया है। मतलब पैसे की कमी नहीं है, संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन काम ही नहीं करना बस। अब जो असली मुसीबत आई हुई है, अब जैसे कोविड आ गया, सारे पेशेंट्स को आपने फारिग कर दिया, और कोविड के तहत पूरा प्रशासन काम तो सारा वही ईएसआई स्टाफ ही करेगा, लेकिन उस पर नियंत्रण हो गया डीसी साहब का, उस पर हो गया हरियाणा सरकार का, उस पर हो गया सीएमओ का। अपना जो उनका हॉस्पिटल है उसमें तो काम नहीं करना कुछ आपने। आपकी जगह जगह हॉस्पिटल की बिल्डिंग बना के आपने खड़ी कर दी, स्वास्थ्य सेवा केंद्र बना दिए सारे, उसमें ना डॉक्टर है ना स्टाफ है, वहाँ कुछ नहीं करना आपने।
खाली सारा जो इसके ऊपर है। पिछले दिनों मैं आपको रोकूंगा और मैं जरा सैनी साहब के पास आऊंगा। तो कॉमरेड सैनी जी। हाँ। है, मेरा अच्छा। मेरा एक पॉइंट रह गया अभी। यहाँ पे छाइसा के पास में एक मेडिकल कॉलेज प्राइवेट पार्टी ने बनाया था, जो कि 3-4 साल चलने के बाद फेल हो गया, और पिछले साल सरकार ने उसको टेक ओवर किया। वो भी हमने काफी शोर मचाया कि भाई तुम हमारे वाले पे कब्जा कर लेते हो ईएसआई के मजदूरों के ऊपर, आप इसको क्यों नहीं ठीक करते। तब उसको लेके रख लिया और आज तक उस पर कुछ नहीं हुआ। इस बार जब शोर मचाया काफी, तो खट्टर साहब दौड़े आए और बोले मैं 2 दिन में इसको चालू कर दूंगा, और बोले मेरे बस का तो कुछ नहीं है, मैं फौज को दे रहा हूँ, फौज चलाएगी इसको। वो 3 हफ्ते में भी 15 पेशेंट नहीं आए वहां पे, क्योंकि है ही कुछ नहीं वहां पे। इस तरह के ड्रामे वो करते हैं। एक चीज और मैं कह के फिर सैनी साहब की तरफ आऊंगा। ईएसआई कॉरपोरेशन के अंदर जितना भी खर्चा हो रहा है, जो भी है, सारा मजदूरों के कंट्रीब्यूशन का है। किसी भी सरकार की कोई चवन्नी इसमें खर्च नहीं होती, सारा कंट्रीब्यूशन मजदूरों का है। हर एक अफसर की और हर एक मिनिस्टर की अयाशी का और तनख्वाहों का पूरा खर्चा कॉरपोरेशन के जुम्मे है। कॉरपोरेशन का सारा पैसा जो है वो मजदूरों से आता है। कॉरपोरेशन में 1/3 तो एम्प्लॉइज मजदूरों के नुमाइंदे हैं, 1/3 मालिकों के हैं, और 1/3 से थोड़ा ऊपर सरकार के नुमाइंदे हैं। लेकिन कोई भी ट्रेड यूनियन के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मठ नहीं निकलती। वो साल में 1-2 मीटिंग होती है, उसमें आते हैं अपने अपने एजेंडे पर्सनल लेके, और अपना एयर फेयर और अपना 5 स्टार ये वो घूम फिर के अपने वो जाते रहते हैं। जो असली मुद्दे हैं उन पर कोई किसी का बोलने की जरूरत नहीं समझते कोई। बाकी सैनी साहब। ये हमारे साथ साथी सतीश जी हैं जो इसके ऊपर बड़े विस्तार से बोल रहे थे। उन्होंने इसके अलग अलग पहलुओं पर रोशनी डाली और हमें बताया कि किस तरह से ये एक्ट जो है ये बना था, और उसके बाद ये 1952 में जो है लागू हो गया, और उसके बाद से किस तरह की कैलसनेस के चलते, एक ब्यूरोक्रेटिक कैलसनेस के, एक लापरवाही के, और साथ में एक और भी पहलू पर वो रोशनी डाल रहे हैं कि उन जगहों पर भी जहाँ वे काम कर सकते हैं, जहाँ उनका कुछ नहीं लगता, ये सारा पैसा मज़दूरों का है और उनके कंट्रीब्यूशन का पैसा है, या उनके नाम पर जो एम्प्लॉय डाल रहे हैं उनका पैसा है, उसके बावजूद भी जो वो दे सकते हैं वो भी नहीं देते। तो यहाँ एक तरीके की जो हमें दिखाई देता है कि उनकी एक जो वर्ग नफ़रत है मज़दूरों के प्रति, वो भी मौजूद है। वो साथ साथ मौजूद है कि जहाँ वो कर सकते हैं वहाँ भी नहीं करेंगे, मतलब उनकी जेब से नहीं जा रहा है, सरकारी कोष से नहीं जा रहा है, फिर भी नहीं करेंगे वो। तो मैं यहाँ साथी सैनी जी की तरफ आऊँगा और बलबीर सैनी जी से जानना चाहूँगा कि ये जो एक्ट लाया गया था 1948 में, जिसको 1952 में इन्होंने नोटिफाई किया, तो ये जो अधिनियम है, ये अधिनियम जब लाया गया था, इसके अवॉर्ड ऑब्जेक्टिव क्या थे? और जैसा सतीश जी ने इसका जो है इसकी एक पहलू के ऊपर रोशनी डाली कि एक तरह का मज़दूरों के ऊपर एडिशनल टैक्स लगा दिया था, बाकी आबादी के ऊपर जो है, जो नॉन वर्किंग क्लास आबादी है, गैर गैर मेहनतकश आबादी है, गैर मजदूर आबादी है, तो वो तो जो कुछ दे रहे थे दे ही रहे थे स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। यहाँ मज़दूरों के ऊपर और टैक्स लगा दिया कि अगर तुम्हें स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए तो ये कंट्रीब्यूशन और दो। और ये बड़ा कंट्रीब्यूशन था, ये छोटा कंट्रीब्यूशन नहीं था, 6.5% का कंट्रीब्यूशन था। हाँ, बेटर के नाम पर सर्विसेज के नाम पर दे दिया कि तुम्हें बेटर सर्विसेज मिलेंगी, बेहतर सर्विसेज मिलेंगी। और उनसे जो है ये कंट्रीब्यूशन 6.5% का कंट्रीब्यूशन जो है वो खुद दे रहे थे, उनके नाम पे नियोक्ता दे रहे थे। ये अल्टीमेटली 6.5% का जो कंट्रीब्यूशन है ये मजदूरों का कंट्रीब्यूशन था। तो जी, तो ये 6.5% का कंट्रीब्यूशन उनसे लिया गया, अब ये घटा के 4% कर दिया गया इतने लंबे समय के बाद। और अभी हम मेरे सामने जो आंकड़े हैं तो वो ये बता रहे हैं कि ईएसआई का एक साल का 2019 का मेरे सामने ये आंकड़े हैं, जिसमें पता चल रहा है हमें कि एक साल के अंदर 22,289 करोड़ रुपए की कलेक्शन है इसके अंदर। तो जिसके अंदर 12,85,392 जो एम्प्लॉयर्स हैं, एंटरप्राइज हैं, उन्होंने इसके लिए कंट्रीब्यूशन दिया है, और ये कुल कंट्रीब्यूशन 22,289 करोड़ का बैठ रहा है। तो इतना भारी कलेक्शन है, और इतने भारी कलेक्शन के साथ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब ये एक्ट लाया गया था
तो इसके अवॉर्ड ऑब्जेक्टिव क्या थे और उन ऑब्जेक्टिव्स के पीछे जो जो घोषित किए गए थे उनके पीछे असली ऑब्जेक्टिव क्या थे, असली मकसद क्या था इसको लाने का, कि मियाँ की जूती और मियाँ का सिर कर दिया जाए कि भाई मज़दूरों को अगर उनकी मलहम पट्टी करनी है, उनको जो है कुनीन क्रोसीन देनी है, तो उसकी जो वसूली है उनसे अलग से उनकी उनकी तनख्वाह का 6.5% जो है वो उसी के नाम से ले लिया जाए। और इस तरह से एक बड़ा इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है वो सरकार जो है अस्तित्व में लाई। तो क्या इसके अवॉर्ड ऑब्जेक्टिव थे और क्या इसके रियल ऑब्जेक्टिव थे? साथी सैनी जी, आप इसके ऊपर रोशनी डालिए। 1945 में जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी, ये एक्ट जो है 1948 में बनाया, ब्रिटिशर्स ने बनाया था यहाँ। तो आप उस समय का दुनिया का सिनेरियो देखिए। इस एक्ट में एक बात जो स्पष्ट नजर आती है, एम्प्लॉइज को दो कैटेगरी में बांट दिया गया था। एक सीमा तय कर दी गई थी कि जिनकी मंथली वेजेस इस हद तक हैं वो इसमें कवर होंगे, जो उससे ओवर होंगे वो कवर नहीं होंगे। ये सीमा 1950 से लेकर 1966 तक 500 रुपए थी शायद, और फिर ये 1966 में 1000 हुई, आज ये 21,000 है। 21,000 तक लेने वाले पैसे जितने भी एम्प्लॉइज हैं उन सब पे ये एक्ट लागू होता है और 21,000 से ऊपर नहीं होता। इसका मतलब पहले तो इसको हम समझ लें कि एम्प्लॉइज को ही इन्होंने दो कैटेगरी में बांट रखा है, एक जो ज्यादा तनख्वाह लेने वाले हैं, एक जो कम तनख्वाह लेने वाले हैं। अब इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि जो सीमा थी तय की इन्होंने कि इस तनख्वाह लेने वालों से जो कम है उन पे होगा, तो ये मान के चलती थी सरकार या उस समय के पूंजीपति जो भी सत्तासीन थे वो ये मान के चलते, और आज भी जैसा है कि जो आम साधारण वर्कर है वो अपनी जो जीवन की जो चीजें हैं उनको उन पे सही निर्णय लेने का, सही अपने ऊपर जो है चीजें पैसा खर्च करने का जो उसे तनख्वाह मिलती है वो कैपेबल नहीं होता, इसलिए वो सीमा लगा के उससे नीचे के जो लोग थे उनको इसमें डाल दिया गया। इसके साथ साथ एक दूसरी बात और थी, ये आपको देखना पड़ेगा, जब 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होती है तो उसके बाद रशिया जो है, रूस जो है और पूरा ईस्टर्न यूरोप, चाइना क्रांति होने की कगार पे था, मतलब सत्ता जो है कम्युनिस्टों के हाथ में जाने की कगार पे थी। तो जो वेस्टर्न वर्ल्ड था, जो पूंजीवादी दुनिया थी, उनको ये समझ पड़ गई थी कि अगर हम मजदूरों को, और वो भी खास करके जो बिल्कुल निम्न स्तर के मजदूर थे जिनको बहुत कम तनख्वाहें मिलती थी, कम वेजेस मिलती थी, उनके लिए अगर हम कुछ ऐसी योजनाएं नहीं लाते जो मजदूरों को जो है एक धोखे में रख सकें कि उनकी जो है रक्षा की जा रही है, सुरक्षा की जा रही है हर एक पक्ष से, तो वो जो है रूस की क्रांति के रास्ते पे जा सकते थे। वो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ये जो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट था उसके तहत ये सारी चीज डेवलप हुई। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव था, जो एक्ट के अंदर पढ़ने के बाद पता चलता है, उसमें सबसे पहले तो अगर हम औरतों को और मर्दों को डिवाइड करें तो कुछ तो ऐसी बातें हैं जो औरत मर्द पे लागू होती, कुछ एक विशेष औरतों पे लागू होती थी। औरतों पे था मेटर्निटी, मान लीजिए एक औरत जो है वो मेटर्निटी के लिए जो है हॉस्पिटल में भर्ती हो गई या वो काम पे आने के काबिल नहीं है, तो क्या किया जाए? तो इसमें प्रोविजन की गई कि मैटरनिटी लीव मिलेगी उसे और लीव के दौरान जो वो किया जाएगी। इसी तरह ही मान लीजिए कोई ऐसे कॉम्प्लिकेशन आ जाए कि उसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी है, तो उसके लिए जो है उसे बेड रिडन होना पड़ेगा, तो वो एक प्रोविजन की गई। फिर एक मान लीजिए मिस कैरेज हो जाए, तो ये जो 3 बातें थी स्पेशल, ये तो सिर्फ औरतों के लिए थी। बाकी सबके लिए इन्होंने क्या किया उसके अंदर, पहली बात कि अगर कोई श्रमिक काम करते हुए उसको इंजरी हो जाती है और इंजरी ऐसी हो जाती है जो डिसेबलमेंट पे चली जाए, तो उसके लिए फिर डिसेबलमेंट जो जो बेनिफिट होगा वो उसको प्रोवाइड करेंगे। मान लीजिए जब वो बीमार हो गया है, बीमार होने के कारण काम पे आने के काबिल नहीं है, तो उसकी गैर हाजिरी लगेगी, उसको वेतन नहीं मिलेगा। तो ईएसआई एक्ट के तहत प्रोविजन है कि उसको जो है वेजेस जितनी मिलती थी उसका कुछ हिस्सा जो है वो कैलकुलेट करके उसको दिया जाता है। 75%। हाँ, इसी तरह ही मान लीजिए एक वर्कर की डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया काम करते हुए, तो उसकी डेथ के बाद जो उसके आश्रित हैं उनको जो है
एक सीमा तक जो है पैसे दिए जाते हैं। तो ये इस तरह से जो है बेनिफिट्स जो हैं ये प्लान किए गए थे। अब प्रश्न उठता है कि इसके अंदर जो इसको मैनेज करने का तरीका था, वो सरकार ने अपने तरीके से इसका बनाया कि एक कॉर्पोरेशन होगी, उसमें जो है पैसा इकट्ठा इस तरीके से होगा, उसमें अलग-अलग मेडिकल के जो देखने वाले लोग होंगे वो एक अलग होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव लोग जो होंगे वो एक अलग होंगे, जो फाइनेंस का देखेंगे वो अलग होंगे। मतलब इतनी इसकी सुपर स्ट्रक्चर खड़ी कर दी कि बहुत ज़्यादा पैसा तो इसकी कॉर्पोरेशन को रन करने में ही खर्च हो जाता है, जो अपनी सुविधाओं के, जैसे कि सतीश जी भी अभी बतला रहे थे कि उसमें कुछ ट्रेड यूनियन जो बड़ी-बड़ी हैं, उनके लोग भी उस एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे के अंदर इन लोगों ने फिट कर रखे हैं। अब रह गया सवाल ये कि मज़दूरों के लिए जो ये किया गया था कि ये सुविधाएँ उनको मिलेंगी इसमें, वो किस हद तक मिलती हैं? अगला सवाल ये है, मुझे याद है 1978-79 के आस-पास हमने यहाँ अम्बाड़ा में जब ट्रेड यूनियंस ऑर्गेनाइज़ की थी, तो जो ईएसआई का यहाँ छोटी-सी डिस्पेंसरी हुआ करती थी, कई बार हमें जाके वहाँ पे डेमोंस्ट्रेशन करनी पड़ी थी। वो लोग किसी को भी देखते ही नहीं थे। और आज भी मैं, क्योंकि खुद ट्रेड यूनियंस में इन्वॉल्व हूँ, यहाँ मैं पाता हूँ अम्बाड़ा के अंदर कि मुश्किल से 15-20% लोग ही हैं जो इसमें कवर हैं। बाकी लोगों को तो बेचारों को पता ही नहीं, किसी को कुछ नहीं पता, ना एम्प्लॉयर उनका वो काटते हैं, ना एम्प्लॉयर का हिस्सा जाता है उसमें, उनका अपना हिस्सा भी नहीं जाता, तो किसी को भी उनको कोई सुविधाएं नहीं मिलती, मुश्किल से 10-15%। आंकड़े अब ये बता रहे हैं कि आज की डेट में 8 करोड़ के करीब लोग जो हैं इसके अंदर जो है मेंबर्स हैं, लेकिन उनको सुविधाओं के नाम पे, जैसा कि सतीश जी बता रहे हैं किस तरीके से सारा कुछ होता है, ये हो रहा है। तो इसका मुझे नहीं लगता कि जो मजदूरों को जिस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए वो कभी भी इस पूंजीवादी व्यवस्था में मिल पाएंगी। इसका एक पहलू और है, जो मजदूर का हिस्सा है और जो एम्प्लॉयर का हिस्सा है। अब देखिए एम्प्लॉयर का हिस्सा क्या हो रहा है, एम्प्लॉयर तो अपनी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है कैलकुलेट करके उसके अंदर ऐड कर देता है, वो अपनी जेब से कुछ नहीं देता। वो जो उसको बिकने के बाद चीजों के पैसा आता है वो तो वहां से उसके पास रिकवर हो जाता है, लेकिन मजदूर में से वो कट के उसके लिए जो है वो पैसा उसके हिस्से से जाता है। तो ये इस तरीके से मालिक पे चाहे जितना मर्जी डाल दिया जाए, वो तो उसने अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करके, जैसे बाकी चीजों एलिमेंट्स को ऐड करता है, रॉ मटेरियल हो गया, वेजेस हो गई, बिजली का खर्चा हो गया, जो 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 ब्याज देना है, पैसा उसने रखा, उन सारी चीजों को कैलकुलेट करके वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तय करता है अपनी। तो ये पैसा जो एम्प्लॉयर का हिस्सा है तो उसमें चला जाता है। तो एम्प्लॉयर तो कुछ भी अपनी जेब से नहीं देता इसमें। तो ये एक कंस्पेक्टस है। और जितनी भी यहाँ पे ये डिस्पेंसरीज हैं ईएसआई की, उनकी इतनी बुरी हालत है, कहीं पे एक नर्स बैठी है, डॉक्टर्स का तो कहीं कहीं ही हमें मिलता है, कोई इसकी सुविधा जो है लोगों को उस तरीके से नहीं मिलती। तो ये जो बदहाली है ईएसआई हॉस्पिटल्स की, डिस्पेंसरीज की, इस पर आपने रोशनी डाली सैनी साहब। एक स्पष्टीकरण मैं आपसे चाहूँगा कि आप जो कह रहे हैं कि इसके अंदर कवरेज बहुत कम है, तो इसको थोड़ा आप स्पष्ट कर दें कि कानूनी तौर पर जो है ये कवरेज कम है, कि बहुत सारे वर्कर्स को, ज़्यादातर वर्कर्स को, बहुसंख्यक वर्कर्स को कानूनी कवर नहीं करता है, या इसका जो है इसकी फ्लाउटिंग भी हो रही है, इसकी वायलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है कि कवर तो करता है, कानून तो कवर करता है, लेकिन बहुत सारे मालिक ऐसे हैं और बहुत सारे मजदूर ऐसे हैं जिनको इसका पता ही नहीं है, या मालिकों को जिनको पता है वो इसका जानबूझ के कंट्रीब्यूशन नहीं देते हैं इसके अंदर, और इसके ऊपर जो देख रेख वाली जो मशीन होनी चाहिए, सुपरवाइजरी मशीन होनी चाहिए, वो अपना काम नहीं कर रही है, श्रम विभाग अपना काम नहीं कर रहा है। तो इसको थोड़ा सा आप स्पष्ट कर दें इन मुद्दों को, तो दर्शकों के लिए अच्छा रहेगा ये। हाँ, इस एंगल से जब हम देखते हैं जिसको आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें हमें ये पता चलता है कि जो वर्कर्स हैं उनको तो मोस्टली पता ही नहीं होता। लेबर में भी हम देखते हैं यहाँ दो तरह की लेबर हमें मिलती है, एक लोकल है, एक जो बाहर से आई होती है माइग्रेंट लेबरर्स। माइग्रेंट लेबरर्स का तो बेचारों का कुछ यहाँ पे होते ही नहीं, किसी को कुछ नहीं पता होता। अगर कहीं थोड़ी बहुत यूनियंस ऑर्गेनाइज्ड भी हैं, वो जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज कर रखी हैं, वो यूनियन के जो पदाधिकारी हैं, उनके अंदर और वर्कर्स के अंदर जो रैपट होना चाहिए, जो ओरिएंटेशन होनी चाहिए, वो भी नहीं है। तो जितने भी यूनियंस के लोग हैं, जो उनको भी करना है, वो भी कुछ नहीं करते। उसके बाद आता है इसमें कि अगर कोई वायलेशंस होती हैं, तो कहाँ जाए आदमी? जो वर्कर है, वो तो कुछ नहीं कर सकता। तो इसके एक्ट के तहत ईएसआई कोर्ट्स
कोर्ट्स जो है एनबीसीज किए हुए हैं। तो वो कोर्ट्स पहले जो सिविल कोर्ट्स हुआ करते थे उसमें सीनियर सब्जेक्ट जो हुआ करता था वो ईएसआई कोर्ट होता था, यहाँ बाड़ा में जैसा हमने देखा था पहले। अब मुझे नहीं मालूम कैसे है इसका सिस्टम। तो इसकी प्रोविजन ये है कि या तो जुडिशियल अफसर हो कोई, या 5 साल जिसने प्रैक्टिस की हो वो उस कोर्ट का जो है वो प्रिजाइडिंग अफसर होगा। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो जाता है कि उस कोर्ट तक जाने के लिए जो श्रमिक हैं जिनके ऊपर ये एक्ट लागू होना चाहिए, नहीं हो रहा, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है उनको बेनिफिट मिलते हैं नहीं मिलते हैं, वो कहाँ जाके अपने किस कोर्ट के अंदर जाके करें, वो खुद तो कर नहीं सकते, उन्हें कुछ पता ही नहीं होता। तो इसलिए जो ट्रेड यूनियन वाले हैं वो जिस तरह का आजकल सिस्टम है वो हम देख रहे हैं भी, कोई भी मजदूरों के पक्ष में उस तरीके से कोई ट्रेड यूनियंस भी कहीं रेयर कोई होगा जो जाके इन कोर्ट्स के अंदर जो है अगर वर्कर को कोई नहीं मिलती तो जाके वहां पे शिकायत करता है और उसको परसू करता है। उसके बाद ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक मामले जाते हैं अपील्स के अंदर। तो ये इस तरीके से बना हुआ है। अब रहेगी बात ये, इसका लेबर का जो डिपार्टमेंट है उसके साथ कोई लेना देना है नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो ईएसआई सेंटर का डिपार्टमेंट है, वो स्टेट के डिपार्टमेंट है लेबर कोर्ट के। तो लेबर इंस्पेक्टर, लेबर अफसर इसमें कहीं इंटरफियर नहीं कर सकता। ये सिर्फ जो ईएसआई वाला जो लोकल ऑफिसेज होते हैं उनके पास जाके जो है सारा कुछ हमें जाके कहना पड़ता है कि भाई ये ऐसा ऐसा नहीं हो रहा, ये फलानी जगह नहीं हो रहा। वो जाते हैं, देख दुख आके पैसे पूसे लेके अपना जो बैठे रहते हैं, कोई किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं होती। ये सारा कुछ चल रहा है। जी, तो ये आपने बहुत बेहतर तरीके से इसके ऊपर रोशनी डाली और आपने एक तरह से हमें ये बताया कि इसकी जितनी भी तरह की वॉयलेशन संभव हैं, जितनी भी तरह से इसकी धज्जी उड़ाई जा सकती हैं वो उड़ाई जा रही हैं। बहुत सारे तो वर्कर्स हैं जो कवर्ड ही नहीं है, इससे एम्प्लॉयज़ कवर्ड ही नहीं है, जो कवर्ड भी हैं उनको ये बेनिफिट मिले, इसको इसकी देखरेख के लिए जो मशीनरी है वो बिल्कुल सतर्क नहीं है। और श्रम विभाग से इसको जानबूझ करके अलग रख दिया गया है कि इसको जो है इसकी एनफोर्समेंट के लिए, इसको लागू करने के लिए भी कोई मशीनरी जो है वो वर्कर्स के लिए एक्सेसिबल ना रहे, उनकी पहुंच में ना रहे। तो और जो साधारण जो न्यायालय हैं, दीवानी न्यायालय हैं जिसमें जजों के लिए ये प्राधिकार उनको सौंप दिए गए हैं कि वो इसको लागू करें, तो ये तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है दीवानी न्यायालयों में मज़दूरों के लिए जाना और वहाँ कार्रवाइयाँ करना। और इसीलिए मैं यहाँ जानना चाहूँगा, साथी सतीश जी बहुत निकट संपर्क में जो है मज़दूरों के हैं, उनसे भी जानना चाहूँगा मैं कि इस तरह के कितने मामले, अगर हम प्रतिशत में लें, कितने मामले जो हैं वो वर्कर्स ने ईएसआई के मामले में फ़ाइल किए हैं, ईएसआई के डिस्प्यूट्स को लेकर के कितनी लिटिगेशन जो हैं, कितने वाद इस तरह के वो दायर किए गए हैं और उनका क्या अदालतों में निपटारा हुआ है या हो रहा है किसी तरह। जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं खुद जनवरी 75 में मैंने कंपनी में नौकरी शुरू की थी। उस वक्त 500 रुपये लिमिट होती थी 75 में, उसके बाद वो 1000 रुपये हुई थी, पहली बात। दूसरी बात, जो मालिकों का शेयर है, मालिक जो है C2C कॉस्ट टू कंपनी में ऐड कर देता है, इसलिए मैं उसे मालिकों का कंट्रीब्यूशन ना मान के मजदूर की मजदूरी का ही हिस्सा मान के चलता हूँ। दूसरी बात, मैंने यहाँ पे लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल तो देखे हैं और मैं उनमें खूब गया हूँ, खूब लड़ा हूँ। ईएसआई कोर्ट फरीदाबाद में तो हमने कभी देखी सुनी नहीं। ईएसआई का इंस्पेक्टर जो करता था, अभी कंपनी में गया किसी में, उसने वहाँ कोई छापा मारा, उसमें कोई मुकदमा बनाया तो वो सीजीएम के यहाँ दायर हुआ करता था। अब वो भी खत्म कर दिया गया। अब वो भी मतलब एक तरह से लेबर इंस्पेक्टर और ईएसआई इंस्पेक्टर जो कार्रवाइयाँ किया करते थे वो सीजीएम को जाके करते थे, और वो भी एक बड़ी दुकानदारी होती थी, क्योंकि वो सारा उधर कहते थे हमारे पास इनकी मंथली नहीं पहुंची इसलिए छापा मारे। वो एक लंबा कहानी, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन स्पेशल कोई ईएसआई कोर्ट फरीदाबाद में तो हमने कभी देखी सुनी नहीं थी। अब आता है सवाल, एक फिगर्स मैं आपको देना चाहूँगा। ईएसआई मैनुअल के मुताबिक 2000 आईपीस जो इंश्योर्ड पर्सन हैं जिनका कंट्रीब्यूशन कट रहा है, 2000 के ऊपर एक डॉक्टर और एक डॉक्टर के ऊपर 5 अन्य स्टाफ का होना जरूरी है डिस्पेंसरी में। यानी अगर 10,000 आईपीस हैं तो 5 डॉक्टर और 25 अन्य स्टाफ की एक डिस्पेंसरी का होना जरूरी है। आज की तारीख में 28 लाख आईपीस हरियाणा में हैं। ये फिगर हर साल घटती बढ़ती, रोज घटती बढ़ती रहती है। पीछे 30 लाख भी हुई थी, 25-26 भी हुई थी, आज 28 के करीब ये टिकी हुई है।
उसके हिसाब से 1400 डॉक्टर और 7000 अन्य स्टाफ का होना मैनुअल के मुताबिक जरूरी है, जो आप हमसे पैसा ले रहे हैं। लेकिन पूरे हरियाणा की डिस्पेंसरीज के अंदर डॉक्टरों की संख्या 220 के आसपास है, वो घटती बढ़ती रहती है, चले गए तो कोई आया ही नहीं उसकी जगह। और इसी तरह जो स्टाफ है वो भी, जो अन्य स्टाफ है 500 400 500 के आसपास ही रहता है। यानी कहाँ 1400 डॉक्टर होने चाहिए और 7000 अन्य स्टाफ होना चाहिए, उसकी जगह ये एक्चुअल फिगर्स हैं। जब आपके पास स्टाफ ही नहीं है तो डॉक्टर ने भी फिर क्या देखना है, और जो स्टाफ है भी तो वहाँ पे दवाइयाँ नहीं है। आप सुन के ताज्जुब करोगे, फरीदाबाद में 45 साल से एक हॉस्पिटल बना खड़ा है सेक्टर 8 में, 200 बेडेड हॉस्पिटल है, और उसमें कभी भी 15 आदमी से ज़्यादा नहीं रहे। आज भी कोविड के अंदर सारी बिल्डिंगें हमारी, जितना ईएसआई का जो मेडिकल कॉलेज तो काबू कर लिया, इसमें नहीं भाई 200 बेड का हॉस्पिटल इसको चालू कर लें। उसके अंदर ना तो ओटी को ताला लगा हुआ है, ओटी बंद पड़ा है, डॉक्टर जहाँ 70 होने चाहिए वहाँ 17 डॉक्टर बैठे हैं, जो अन्य स्टाफ होना चाहिए वो भी नाम मात्र का रखा हुआ है। तो सारा ही तो बंटाधार है। और सुन के ताज्जुब करोगे आप, रेबीज के इंजेक्शन नहीं है पिछले 2.5 साल से। ईएसआई का कवर्ड आदमी जो तनख्वाह से पैसा कटवा के दे रहा है और कुत्ता काट जाए, कहते हैं बाजार से लगवा ला, रीएम्बर्स कर देंगे। अब किसने तो रीएम्बर्स करना है और किसने रीएम्बर्स कराने के लिए धक्के खाने हैं। इतना रीएम्बर्स नहीं होना जितना उसका झाड़ियाँ टूट जाएंगी आने जाने में। तो कोई भी गोली है, बट्टी है, दवाई है नहीं, रीएम्बर्स कर देंगे। अब रीएम्बर्स का मतलब आप जानते हो कितना आसान होता है रीएम्बर्स का, ना वो रीएम्बर्स होता है ना वहाँ को दवाई मिलती है। ये हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल का हाल है। ये स्टेट गवर्नमेंट ने चलाना है और स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी नहीं है, ईएसआई देने को तैयार है, लेकिन उन्होंने काम नहीं करना, कसम खा रखी काम ही नहीं करना बस। तो ना तो डिस्पेंसरियाँ चल रही हैं ना ही हॉस्पिटल चल रहा है। तो कॉरपोरेशन अगर कहे कि हम चला देंगे, हमें हैंड ओवर कर दो, ना ना ना, नहीं तो हमारा डोमेन है, इसमें आपको कैसे इंटरफेयर करने देंगे। जब ये मेडिकल कॉलेज बना है, यहाँ पहले हरियाणा स्टेट रन ईएसआई का हॉस्पिटल था, यानी कि हॉस्पिटल ईएसआई का था, स्टेट गवर्नमेंट का ईएसआई हेल्थ केयर डिपार्टमेंट को रन करता था। जब प्रपोजल आया, जैसे तैसे भी आया, भाई मेडिकल कॉलेज बनेगा, तो स्टेट उसको छोड़ने को तैयार नहीं। अपने साम्राज्य के अंदर उनको सेंध मालूम होती थी। बरसों इसी झगड़े में काम चलता रहा, भाई हम छोड़ें कि ना छोड़ें, बड़ी मुश्किल से लड़ झगड़ के उनसे मुक्ति मिली। अब जब वो चलने लगा, अब उसको जिस दिन मर्जी होता है कोविड-19 का वो कर ले। इस तरह की फजीयतें, इस तरह का ड्रामा मजदूरों के साथ हो रहा है। ये दरअसल पूरा मजदूर आंदोलन हमारा मरा हुआ है, मृत प्राय हो चुका है, इसलिए इनको मस्ती सूझ रही है और कोई बोलने वाला, कोई पूछने वाला नहीं। जो हमारे नुमाइंदे वहाँ बैठे हुए हैं ये सही कॉर्पोरेशन के अंदर, उनको बोलने की फुर्सत नहीं, ना उनको बोलने की जरूरत है। ये मैं तो देखता हूँ। तो मैं सतीश जी यहाँ आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा। अभी साथी बलबीर सैनी जी ने एक महत्वपूर्ण पहलू पर इसके रोशनी डाली थी। उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से इसकी जो पृष्ठभूमि बताई कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो पूरा एक दुनिया के अंदर एक रेडिकलाइजेशन वर्किंग क्लास का हो रहा था, क्रांतिकरण हो रहा था, और उसका बहुत ज़्यादा दबाव जो है वो पूंजीवादी देशों पर आ रहा था। सोवियत क्रांति के बाद पूंजीवादी देशों पर, सोवियत क्रांति से लेकर और दूसरे विश्व युद्ध तक बहुत ही ज़बरदस्त दबाव बनता चला गया कि पूंजीवादी देश जो हैं वो अपनी जनता के लिए या तो कुछ करें या फिर तख्ता उल्टाई के लिए तैयार रहें। मेहनत कश जनता, मजदूर वर्ग जो है उन्हें उखाड़ कर फेंक देगा उनके शासनों को। तो उसे ठंडा करने के लिए, उसकी नसों को ठंडा करने के लिए वो तरह तरह की जो इस तरह की स्कीम्स हैं, जो सामाजिक योजनाएं हैं, उनको लेकर के आए। और उनमें से बहुत सारी योजनाओं में से ये भी एक थी जो जिसको जो है 1948 में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, 1952 से लागू करना शुरू किया। तो ये जो स्टेट इंश्योरेंस की का मामला था कि लोग मरे नहीं, लोगों के स्वास्थ्य की देखरेख हो, और इसका पैसा किसी तरह से उन्हीं से वसूल भी कर लिया जाए, लोगों से वसूल कर लिया जाए, उसी क्लास से बल्कि वसूल कर लिया जाए। तो ये अपने आप में जो है ये एक तरह का बाध्यता थी, एक कंपल्शन था रूलिंग क्लासेस का कि उन्हें ये लाना पड़ा। तो उसके बाद आपने अभी जो जिक्र किया कि मज़दूर आंदोलन जिस तरह से विसंगठित होता चला गया, जिस तरह से बिखरता चला गया, तो क्या हम ये देखते हैं कि ये जो जैसे जैसे मज़दूर आंदोलन बिखरता चला गया, वैसे वैसे ये जो दबाव है ये कम होता चला गया और ब्यूरोक्रेसी जो है वो धीरे धीरे
जो है बिना जो जिसको हम कहते हैं कि बिना नाथ का जो है वो घोड़ा बनती चली गई, बिना पगे का घोड़ा बनती चली गई, और ये जो है पूरी तरह से बरसर्क हो गई, कि पूरी तरह से ये जो है बेकाबू हो गई। और जो थोड़ा बहुत कुछ दिया भी जा रहा था पहले, उसको भी इन्होंने धीरे धीरे बंद कर दिया। एक बात तो मैं ये जानना चाहता हूँ, एक दूसरी बात और जानना चाहता हूँ, ये दो महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनका आप एक ही साथ उत्तर मुझे दे दें, कि ये जो पैसा इकट्ठा हो रहा है, इतना भारी कलेक्शन हो रहा है, मैंने अभी आपको बताया कि 22,000 करोड़ का कलेक्शन, 22,000 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन एक साल में हुआ, ये आखिर इसका उपयोग क्या हो रहा है? उपयोग मैंने बताया ना, पहले शुरू में बताया मैंने, 1,10,000 करोड़ रुपया जमा पड़ा है, और इसके ब्याज लग लग के, एफडीआई लग लग के ये बढ़ता जाता है, जो रिजर्व बैंक वो तो आ ही रहा है। ये रिजर्व बैंक में है पैसा, और सरकार कोशिश करेगी कि इस पैसे को लेके ना, जैसे प्रोविडेंट फंड वगैरह से निकाल के शेयर मार्केट में लगा रही है, आने वाले समय में या तो ये एक और तरीका अपनाएंगे, मेरा ख्याल है, जैसे नीचे से डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल्स प्रॉपर है नहीं ESI के, तो जो सीरियस जो सीरियस बीमारी के शिकार होते हैं मजदूर, जहाँ पे सर्जरी होनी होती है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल इन्होंने इम्पैनल कर रखे हैं, तो बहुत बड़ी पेमेंट के आधार के ऊपर उनके साथ इनकी टैगिंग होती है, और वो उनको यहाँ से रेफर करके नीचे उन इम्पैनल हॉस्पिटल जो होते हैं वहां भेजते हैं। तो जितना पैसा इसमें खर्च भी हो रहा है, उसका मेजर हिस्सा उन हॉस्पिटल के पास जा रहा है। इसका मतलब ये होगा कि धीरे धीरे ये सारे का सारा प्राइवेटाइज किया जाएगा। पैसा इकट्ठा करेगी सरकार, कॉर्पोरेशन पैसा इकट्ठा करेगी, और पैसा जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल को चला जाया करेगा। ये आने वाले समय की तस्वीर मैं देख रहा हूँ। मैं कुछ उल्टा देख रहा हूँ इसमें। अभी मेडिकल कॉलेज बनने से पहले मैं रेफरल पे आ जाऊं, जो रेफरल का जिक्र किया सैनी साहब ने। मैं यहाँ अपने प्रश्न को जरा एक बार दोहरा देता हूँ, वॉइस बंद रह गई थी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो पैसा खर्च नहीं हो रहा है, कुछ तो बैंक में है, रिजर्व बैंक में है, बड़ा भारी पैसा आप बता रहे हैं, 1,10,000 करोड़ तो बैंक में पड़ा हुआ है, इतना बड़ा फंड पड़ा हुआ है जो मजदूरों के किसी काम नहीं आ रहा है। इसके अलावा जो पैसा खर्च किया जा रहा है इसमें से, और स्वास्थ्य पर खर्च नहीं किया जा रहा है, वो किस तरह से खर्च हो रहा है? आपने अपने अखबार में बहुत सारी रिपोर्टें भी छापी जिसमें आपने बताया कि किस तरह से ये पैसा जो है अफसरों मंत्रियों की अय्याशियों पे, उनके दफ्तर मेंटेन करने पे जो है खर्च हो रहा है। तो जरा उस पर आप रोशनी डालिए। मैं उस पर भी आऊँगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो रेफरल होता था, वो रेफरल अब घटाया जा रहा है। पहले तो ज़बरदस्ती घटा रहे थे कि आपने रेफ़र करना ही नहीं है। जब हल्ला गुल्ला ज़्यादा मचा, तो अब जैसे मेडिकल कॉलेज है, यहाँ आने के बाद रेफरल इतना कम हो गया, कहाँ 200-250 करोड़ NCR का जो बिल पेमेंट करते थे वो नाम मात्र को रह गया। पूरा जो आपकी जो लेबॉर्ट्रीज का पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी के पूरे टेस्ट पूरे NCR के यहाँ फरीदाबाद में होते हैं। रेडियोलॉजी का पूरा काम फरीदाबाद में होने लग गया। ये सैकड़ों करोड़ के जो बिल थे, एक तो वो बचने शुरू हो गए। और अब आता हूँ मैं, जो आप ये पैसा जा आ रहा है, एक तो पैसा का ढेर लगा जा रहा है, दूसरा इनके तमाम जितने भी दफ्तर हैं वो सारे के सारे 5 स्टार हैं। आप हमारे यहाँ पे फरीदाबाद में है, लोकल ऑफिस है, अपना रीजनल डायरेक्टर का ऑफिस है, आप जाके देखो, आप क्या शानदार दफ्तर है, क्या शानदार उनका डेकोरेशन है और इंटीरियर्स हैं। और बाकी हमारा जो पंचतारा, क्या नाम वो, पंचदीप भवन है, ITO के नज़दीक ही है ये, तो वो दफ्तर देखिए जहाँ पे हमारे डायरेक्टर जनरल बैठते हैं, बाकी सारा हेडक्वार्टर है उनका देखिए आप। और हमारे मंत्री और हमारे सेक्रेटरी, उनकी जो गाड़ियों के काफिले हैं उनको, और जो भी उनकी सुविधाएं पर्क हो सकते हैं, कहीं भी आने जाने हैं, कहीं भी उनके टूर्स हैं, सारे मतलब सारा शाही कार्यक्रम है। उसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे में सारा का सारा शामिल है, वो आपको अवेलेबल कंप्यूटर पे हो सकता है। अभी एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा क्या है उसके अंदर साफ हो जाएगा कि क्या है वो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा।
साथी बलबीर सैनी जी से ये जानना चाहूँगा कि जितना बड़ा एक्यूमुलेशन फंड्स का ये हो गया है और जितना सारा इसने इंटरेस्ट और तमाम चीज़ें मार्केट में भी इसको इन्वेस्ट किया गया है, तो ये सब इसने कलेक्शन कर ली है। इतना बड़ा जो फंड है, ये तो अकेले ये कंट्रीब्यूटर वर्कर्स ही नहीं, ये एम्प्लॉयज़ ही नहीं, बल्कि जो नॉन कंट्रीब्यूटिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी, और पूरी मेहनतकश जनता के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को जुटाने के लिए ये जो पैसा है, इसका एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। और मुझे लगता है इससे सारी मेहनतकश जनता के लिए बहुत अच्छा बंदोबस्त हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये, चाहे कॉरपोरेशन हो चाहे सरकारें हों, तो एक कसम खा करके बैठी हुई हैं कि किसी भी तरह से जो मेहनतकश लोग हैं, मज़दूर हैं, दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं, कर्मचारी हैं, तो उन्हें किसी भी तरह से इसका लाभ ना मिल जाए, इससे इसका किसी तरह से फ़ायदा ना उन्हें पहुंच जाए, किसी तरह से उनका जो जीवन स्तर है तो वो बेहतर ना हो जाए। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ये पूरी एक तरह की साजिश, एक तरह का षड्यंत्र, और एक तरह का ये इसके अंदर हमें वर्ग युद्ध की भी शेडो दिखाई दे रही है कि इसके खिलाफ ये पूरी एक तरह की क्लास वॉर भी है कि इन बेनिफिट्स के बीच में बैरिकेडिंग कर दी जाए कि इसके कोई भी बेनिफिट जो हैं वो मेहनत का जनता के हाथ में नहीं पहुंचे। पूंजीवादी व्यवस्था में दो हिस्सों में जो लोग बंटे होते हैं, सत्ता के लोग जो हैं और जो बाकी मेहनतकश लोग हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट नजर आते हैं हमें। सत्ता में जो लोग हैं, जो सत्ताधीन वर्ग है, उसका जो तरीका होता है मजदूरों को, मेहनतकशों को, उनके ऊपर शासन करने का, दो तीन चीजों का वो हर वक्त ध्यान रखते हैं। नंबर एक, कि मेहनतकश वर्ग को मानसिक तौर पे पंगु बनाए रखा जाए। नंबर दो, उनको शारीरिक तौर पे कोई भी ऐसा क्षमता वाला ना डेवलप होना दिया जाए कि वो शारीरिक तौर पे विकसित होके उनका मानसिक विकास भी हो जाए। और तीसरा, बाकी जो अंधविश्वास वगैरह की जो बातें हैं वो उसके साथ जुड़ी हुई हैं, और पूरे का पूरी व्यवस्था जो है लोगों को किस तरह समझ ना पड़ जाए। तो ये तीन तरीके होते हैं जो सत्ता वाले लोग होते हैं और जिन पे वो सत्ता चलाते हैं उनको अपने नीचे रखने के। तो मजदूर वर्ग को बड़े तौर के ऊपर अगर किसी तरह ये पैसा जो पड़ा है 1,10,000 करोड़ रुपया, अगर ये खर्चा करना पूरे का पूरा लोगों के स्वास्थ्य पे, स्वास्थ्य का मतलब यहाँ दो तीन चीजें आएंगी कि जितनी तनख्वाह या जितना वेतन मिलता है मजदूरों को, पहले तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि क्या वो उनको स्वस्थ रखने के लिए ही सफिशिएंट है। हम क्या देख रहे हैं कि इवन पेट जो ठीक तरीके से भरने का वो है, आज जितना वेतन मिलता है एक मजदूर को, जो आंकड़े हैं अभी वर्करों में भी, जो ये इम्प्लीमेंटेशन रखी है उन्होंने सरकार ने, एक है जो 173 रुपए से कम कमाते हैं हर रोज, और एक वो है जो 173 से लेके 21,000 तक है। इसमें भी दो कैटेगरी है। 173 वालों के लिए कोई कंट्रीब्यूशन उनकी नहीं कटती उनमें से 173 में से। इसका मतलब ये है कि 173 पे भी आज इस देश के अंदर इतनी संख्या मेहनत कशों की है। अब 173 में आप अंदाजा लगाइए कि वो कैसे अपने आप को, अपना शरीर ही ठीक तरीके से रख पाते होंगे। तो शरीर ही जिन लोगों का नहीं है, उन लोगों को बाकी चीजों का कहाँ पे जो है वो उनका विकास होगा। तो ये एक बड़ी साजिश है। साजिश क्या कहें इसको, क्योंकि कैपिटलिस्ट सिस्टम है जो फ्यूडल सिस्टम से आया, उन्होंने कैपिटलिस्ट क्लास ने अपने हाथ में ले लिया, और उसके बाद जो है अब कैपिटलिस्ट क्लास इसको मैनेज कर रही है। जब कोई इसको डिसलॉज करेंगे नहीं, जब तक इसको मजदूर वर्ग अपनी वर्गीय चेतना से लैस होकर समाजवादी क्रांति करके इस पूंजीवाद को पलटेगा नहीं, और स्वास्थ्य सेवा सिर्फ मजदूरों की क्या, पूरी की पूरी मेहनत का जनता जो है, उसमें जो छोटे किसान हैं, खेतीहर मजदूर हैं, फैक्ट्रियों के मजदूर हैं, रेडी छाबड़ी, जो छोटे छोटे लोग ये काम करने धंधा करके अपना पेट चलाने वाले लोग हैं, जब तक इनकी कोई राजनीतिक चेतना से लैस और इनके लिए इस समाज को, इस व्यवस्था को, पूंजीवादी व्यवस्था को पलट के समाजवादी व्यवस्था नहीं स्थापित होगी, तो ये सबका ही होगा जब भी कभी होगा। अकेले मजदूर वर्ग के लिए किसी ने कुछ नहीं करना। हमारी जो आज की चर्चा है बड़ी महत्वपूर्ण रही, और इससे हम ये देख पाए, बहुत स्पष्ट रूप से देख पाए कि सार्वजनिक स्वास्थ्य का सरकार न सिर्फ बंदोबस्त नहीं कर रही है, बल्कि उसका जो बंदोबस्त हो भी सकता है उसके रास्ते में सबसे बड़ा जो रोड़ा है वो बड़े पूंजीपतियों की ये प्रतिनिधि सरकार है।
सरकार, इसके कॉरपोरेशन, इसके अधिकारी, इसके मंत्री, इसके नेता, वे किसी भी तरह से इस बात पे उनकी कोई रुचि तो है ही नहीं कि मज़दूरों के लिए, मेहनतकश जनता के लिए उसके स्वास्थ्य का, उसके खाने पीने का, उसके रहने सहने का किसी तरह से बेहतर बंदोबस्त हो, उसकी जीवन स्थितियों में कोई सुधार आए। बल्कि जो संसाधन मौजूद भी हैं जिनसे उसकी जीवन स्थितियों में तुरंत कोई सुधार आ सकता है, उसे स्वास्थ्य मिल सकता है, उसे बहुत अच्छा जो है उसे बीमा मिल सकता है और बहुत अच्छी उसे जीवन की सुविधाएं मिल सकती हैं, तो वो सुविधाएं भी उसे ना मिलें, इसकी गारंटी करने के लिए सरकार और उसके अधिकारी जो हैं वो बड़ी मुस्तैदी से दिन रात जो है वो काम कर रहे हैं। तो इस तरह की हम एक सत्ता देख रहे हैं, इस तरह की एक हम सरकार देख रहे हैं जो, और ये कोई एक सरकार नहीं है, ऐसा नहीं है भाजपा की सरकार है या कांग्रेस की सरकार थी, जितनी भी सरकारें रही हैं 47 के बाद, तो उन सभी सरकारों का, पूंजीपति वर्ग की सरकारों का यही एटीट्यूड रहा है, यही उनका रुख रहा है कि किसी भी तरह से ये जो सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य की, बीमा की और तमाम दूसरी जो जीवन स्थितियों को सुधारने वाली जो चीज़ें हैं, वो किसी भी तरह से मज़दूरों की पहुंच के अंदर ना आ जाएं, वो उनकी एक्सेस से, उनकी पहुंच से हर तरह से बाहर रहें, मेहनतकश जनता को किसी तरह का फ़ायदा ना मिल जाए। और ये जो वर्गों का जो आपस ये जो वर्गों का जो कैनवस है ये बना रहे। एक तरफ लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोग ऐसे रहें जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसते रहें, जो छोटी छोटी बीमारियों के लिए लाइन लगाए बैठे रहें अस्पतालों के बाहर, और दूसरी तरफ एलीट क्लास के लिए जो है शानदार 5 स्टार होटल रहें। तो इसको बनाए रखने में, इसको अपेरेंटली भी बनाए रखने में, स्पष्ट रूप से बनाए रखने में सरकार जो हैं वो सचेत रूप से हिस्सा ले रही हैं। तो यहाँ जो, जैसा साथी सैनी जी ने कहा और अभी साथी सतीश जी भी इंगित कर रहे थे कि सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा जो चैलेंज वर्किंग क्लास के सामने है, मेहनतकश जनता के सामने है, वो ये है कि पूंजीवाद की इस व्यवस्था को, इसका तख्ता पलट करे, पूंजीपति वर्ग के हाथ से अपनी जीवन स्थितियों का, अपना भाग्य निर्णय करने का ये जो अधिकार है इसको छीन ले, इसको अपने हाथ में ले और इनकलाब के जरिए इस पूंजीवादी समाज को नष्ट करके पूंजीपतियों के संरक्षण और उनके नेतृत्व वाले इस समाज को नष्ट करके मजदूरों के नेतृत्व वाला, मेहनतकश जनता के नेतृत्व वाला समाज स्थापित करने के लिए संघर्ष करे। तो हमारे दोनों जो गेस्ट हैं, मेहमान हैं आज के शो में, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अपनी तरफ से भी। और जी सतीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कुछ और कहना चाहूँगा। करीब 2 साल पहले मैंने पूरा रिपोर्ट तैयार की थी। उस वक्त आईपीएस की संख्या हरियाणा में 30 लाख थी, और एक आईपी का मतलब होता है 4 आईपी का परिवार, तो 30 लाख आईपी का मतलब हो गया 1 करोड़ 20 लाख। हरियाणा की कुल आबादी के करीब आधे के बराबर। इनको अगर आपने सुविधाएं जो ईएसआई मैनुअल में लिखी हुई है वो दे देते हैं तो आपकी तो सारी समस्याएं हल हो गई। आपका जो पूरा हेल्थ का बजट है वो जो आप करते हो उसका क्या कर रहे हो, कुछ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कुछ छोड़ दीजिए आप, लेकिन ईएसआई का ही अगर ढंग से खर्च कर दें तो आपकी स्वास्थ्य समस्याएं पूरी हल होती हैं। इसके लिए ये भी मैंने कैलकुलेट किया था कि हरियाणा से जो ईएसआई कॉरपोरेशन को हर साल कितना पैसा जाता है, वो कैलकुलेट किया था, करीब 3,500 करोड़ हर साल हरियाणा के इंश्योर्ड पर्सन, कवर्ड जो कर्मचारी, उनसे कॉरपोरेशन को जाता था। और हरियाणा सरकार का बजट कितना बनता था? 145 करोड़, 150 करोड़, और 31 मार्च को कितना लैप्स हो गया? 20 करोड़ लैप्स हो गया। वो मशीन थी वो खरीदी नहीं गई, वो दवाइयाँ थी वो परचेज नहीं हुई, वो आदमी थे भर्ती नहीं हुए, आपका बजट लैप्स हो गया। इनसे कोई ये पूछने वाला नहीं है, जब तुम्हारे पास पैसा है, 1 रुपया तुम्हें खर्च करना है, 7 रुपया कॉरपोरेशन दे रही है, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम 1200 करोड़ का बजट क्यों नहीं बनाते भाई? तुम 150 करोड़ का है, 200 करोड़ का बजट क्यों बनाते हो? इस साल 239 करोड़ का बजट बनाया है। आप पूरा बजट बनाए, भर्ती आपके पास है, परचेज आपने करनी है, सब काम आपने करने हैं, फिर भी आपने काम नहीं करना। तो आपके पूरे स्टेट की आधी आबादी उसमें कवर होती है। फंडा एक ही है, क्योंकि मजदूर है, मरता है तो मरे, तुम्हारे क्या क्या तकलीफ है, काम कौन करे?
सतीश जी उदाहरण दे रहे थे हरियाणा से, लेकिन बाकी के जो राज्य हैं उनके अंदर बहुत सारे राज्यों में हरियाणा से भी बदतर स्थिति है। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में बहुत ही बदतर स्थिति जो है वो बनी हुई है ईएसआई के मामले में। तो लगभग पूरे भारतवर्ष में इसी तरह की स्थिति जो है वो बनी हुई है, और ये कब तक बनी रहेगी? ये तब तक बनी रहेगी जब तक क्रांतिकारी संघर्ष के जरिए, एक क्रांतिकारी परिवर्तन के जरिए मजदूर वर्ग अपना भाग्य निर्णय करने की जो ताकत है, उसका जो प्राधिकार है, वो अपने हाथ में नहीं ले लेता। जब तक मजदूरों और किसानों की सत्ता कायम नहीं हो जाती, तब तक इस तरह की जो स्थितियां हैं वो लगातार बनी रहेंगी, इन्हें बदला नहीं जा सकता। और पिछले 7 दशकों से हम देख रहे हैं कि स्थिति न सिर्फ चलती रही है, बल्कि पहले से ज़्यादा बदतर होती चली गई हैं। तो साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके अंदर। मैं अपनी बात को फिर एक बार दोहरा देता हूँ कि ये स्थितियाँ जो हैं, ये बंद रह गया था माइक के, स्थितियाँ जो हैं ये बनी हुई हैं, और तब तक ये बनी रहेंगी जब तक कि मजदूर वर्ग अपने भाग्य निर्णय करने का जो प्राधिकार है, उसका जो अधिकार है, वो अपने हाथ में नहीं ले लेता। जब तक पूंजीपतियों के नेतृत्व वाली इस सत्ता को उलटकर मजदूर वर्ग अपनी सत्ता कायम नहीं कर लेता, तब तक ये स्थितियां बनी रहेंगी। हरियाणा के बारे में जो उदाहरण सतीश जी ने दिया है, उसी तरह की स्थितियां लगभग पूरे भारत में बनी हुई हैं। दूसरे राज्यों में उससे भी ज़्यादा बदतर स्थितियां हैं, जिनकी रिपोर्ट जो है वो कभी कभार आती रहती है, और ऐसे मुद्दों पर तो बात भी ज़्यादा नहीं होती है। एसआई जैसे मुद्दों पर बात भी ज़्यादा नहीं होती है। चंद पत्रकार हैं, जिनमें से सतीश जी एक हैं, जिन्होंने इस पर जो है काम किया, एक्सटेंसिवली रिपोर्टें तैयार की हैं, छापी हैं, इसको चुनौती दी है, इसका भंडाफोड़ किया है पूरी व्यवस्था का। तो मैं दोनों साथियों को जो है इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। तो इस तरह के जो कार्यक्रम हैं हम भविष्य में भी लेते रहेंगे। विदा साथियों, धन्यवाद।